नमस्ते, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का और एक पाठ अनुनासिकता और अनुस्वार। अनुनासिकता का मतलब आप समझते होंगे। अनुनासिकता का अर्थ होता है चंद्र बिंदु और अनुस्वार का अर्थ होता है बिंदु। लेकिन कहीं कहीं पर देखना ये चंद्र बिंदु जो है बिंदु का रूप भी ले लेता है। उसी विषय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सभी स्वर अनुनासिक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में हवा मुख विवर और नासिका विवर दोनों विवरों से बाहर निकलती है। अर्थात चंद्र बिंदु का जब हम प्रयोग करते हैं तो जो हमारे मुंह से जो निकलने वाली हवा है वो नाक और मुंह दोनों से निकलती है। लिखते समय अनुनासिकता को दो प्रकार से लिखा जा सकता है। एक तो चंद्र बिंदु के जैसा दो प्रकार से लिखा जा सकता है। किसको? अनुनासिकता को। ठीक है, अनुनासिकता को एक तो चंद्र बिंदु के जैसा लिखा जाता है और दूसरा बिंदु के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चंद्र बिंदु और बिंदु का प्रयोग कहाँ पर? चंद्र बिंदु ये उच्चारण भी चंद्र बिंदु के ही तरह होगा, लेकिन ये कब होगा इसके बारे में हम जानेंगे। जब सिरोरेखा के ऊपर मात्रा हो, जब सिरोरेखा के ऊपर, सिरोरेखा समझते हो? मान लो कि हम लिखे कमल, ठीक, इस पर जो लाइन दिए ये हुआ सिरोरेखा। इसको कहेंगे हम सिरोरेखा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? सिरोरेखा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? सिरोरेखा। इस लाइन को हम कहते हैं सिरोरेखा। इस लाइन के ऊपर अगर कोई मात्रा आ जाती है तब ये जो चंद्र बिंदु है बिंदु का रूप ले लेता है। जैसे देखो हम उच्चारण करते हैं अर्थात इसमें हम अनुनासिकता का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन हम लगाते क्या है वहां पे? बिंदु। देखो है जब हम लिखते हैं तो यहाँ पे हम हैं उच्चारण क्या कर रहे हैं? अनुनासिकता का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन हम लगा रहे हैं यहाँ पे बिंदु। अर्थात इसलिए बिंदु लगाया जा रहा है क्योंकि ये सिरोरेखा है। सिरोरेखा के ऊपर अगर मात्रा होगी तो ये चंद्र बिंदु जो है बिंदु का रूप ले लेगा। समझ में आया? जैसे ईंट, ठीक, ईंट, ईंट क्या है? ये भी ईंट जो मात्रा लगा है ये चंद्र बिंदु है, लेकिन मात्रा ऊपर आने के कारण यहाँ पे चंद्र बिंदु बिंदु का रूप ले रही है। ऐसे देखो बहुत सारे हैं। गांव, ठीक, सांप, गांव, सांप, नदियां, नदियां, मालाएं, ठीक, जाऊंगा, जाऊंगा, कहाँ और हूं। देखो यहाँ पर सब, यहाँ पे सिरोरेखा के ऊपर मात्रा न होने के कारण यहाँ पे क्या हुआ है? चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे क्योंकि सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं है। देख रहे हो, गांव में आ की मात्रा नीचे लगी हुई है, उसी तरह से सांप में आ की मात्रा नीचे है, नदिया में भी आ की मात्रा नीचे है। ठीक है, ए में कोई मात्रा लगा नहीं है। ठीक है, इसलिए ये सब क्या है? सिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। अब ये चंद्र बिंदु बिंदु का रूप कब ले लेता है? देखो मैं, ठीक है, मैं, हम लिखे थे नदियां, नदियां। देखो नदियां जब हम लिखे थे तो यहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग किए थे। ठीक है, तो ये चंद्र बिंदु देखो नदियों में भी चंद्र बिंदु का ही उच्चारण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मात्रा जो है ऊपर में आ रही है, इसलिए ये चंद्र बिंदु जो है ये बिंदु में बदल जाएगा। ऐस समझ में, चंद्र बिंदु जो है वो बिंदु में बदल जाएगा। नदियों जैसे, और चौंकना, चौंकना, ठीक है, ये भी क्या हुआ? ये भी चंद्र बिंदु है, बिंदु का रूप लिया हुआ है। ये प्रश्न परीक्षा में आता है कि चंद्र बिंदु कब बिंदु का रूप लेता है? तो चंद्र बिंदु बिंदु का रूप कब लेता है? जब सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो चंद्र बिंदु बिंदु का रूप लेता है। उच्चारण हम अनुनासिकता का ही करते हैं,
लेकिन यहाँ पर हम प्रयोग उसका क्या करेंगे, बिंदु के रूप में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सिरो रेखा के ऊपर मात्रा है, इसलिए इस चंद्र बिंदु का प्रयोग हम बिंदु के रूप में करेंगे। और अक्सर ये बहुवचन में होता है बच्चों, ठीक है, बच्चों में भी चंद्र बिंदु ही लगेगा, लेकिन मात्रा ऊपर होने के कारण ये चंद्र बिंदु जो है बिंदु का रूप ले लेगी, ठीक है। क्योंकि, ठीक है, इसी तरह से और एक शब्द है क्योंकि, ठीक, ये जो यों के ऊपर बिंदु लगा है ये भी चंद्र बिंदु है, लेकिन सिरो रेखा के ऊपर मात्रा होने के कारण ये चंद्र बिंदु जो है बिंदु के रूप में हम लिख रहे हैं। याद रहा, ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में आता है कि चंद्र बिंदु, ये चंद्र बिंदु जो है वो बिंदु का रूप कब ले लेता है? जब सिरो रेखा के ऊपर कोई भी मात्रा हो तो चंद्र बिंदु बिंदु का रूप ले लेता है, ठीक है। अब आते हैं अनुस्वार। तो चंद्र बिंदु सब समझ गए। चंद्र बिंदु को दो प्रकार से लिखा जाता है। अगर सिरो रेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो, ये सिरो रेखा है, सिरो रेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो तो चंद्र बिंदु को ही लिखा जाएगा, चंद्र बिंदु की तरह लिखा जाएगा। जैसे देखो नदियां, ठीक, इस या के ऊपर कोई मात्रा नहीं है इसलिए चंद्र बिंदु को इस तरह लिखा गया। लेकिन यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे ओ की मात्रा ऊपर दिया, इसलिए ये चंद्र बिंदु यहाँ पे क्या हुआ है, बिंदु का रूप लिया है, लेकिन ये है असल में चंद्र बिंदु, अर्थात ये अनुनासिकता ही है। सिरो रेखा के ऊपर मात्रा होने के कारण हम इसका प्रयोग इस तरह से कर रहे हैं, ठीक। अब आते हैं अनुस्वार। अनुस्वार नासिकीय व्यंजन अर्ध व्यंजन के रूप में वर्गीय व्यंजनों के साथ संयुक्त होने पर विकल्प में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गंगा, हम इस यहाँ पे कहेंगे कि हर एक वर्ग का पंचम वर्ण जो है, पंचम वर्ण अर्थात क्या है, देखो क वर्ग, ये हुआ क वर्ग, क वर्ग में क्या क्या आएगा, क, ख, ग, घ, अंग। हम इसको अंग बोलते हैं, तुम उड़िया में इसको वहाँ बोलते हो, लेकिन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अंग, ठीक। क ख ग घ अंग। च वर्ग में क्या आएगा, च वर्ग, च, छ, ज, छ, आया समझ में। क वर्ग, च वर्ग, ठीक है। उसके बाद क ख ग घ म, च छ ज छ ञ। उसके बाद ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न। इसी तरह से ट वर्ग, क ख ग घ न। उसके बाद प वर्ग, प फ ग घ म, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो अनुस्वार जो है, ये जो अनुस्वार है वो हर वर्ग का पंचम वर्ण जो है वो क्या कहलाएगा, अनुस्वार कहलाएगा, ठीक है। हर वर्ग का पंचम वर्ण जो है वो क्या कहलाएगा, पंचम वर्ण समझ में आया, 1 2 3 4 5, इसको हम अनुस्वार के रूप में ही लिखते हैं। अब कैसे लिखते हैं, देखो अंगूर हम जब लिखते हैं कैसे लिखते हैं, इस अंग का प्रयोग देखो गंगा जैसे किया गया है, गंगा ऐसा लिखा जाता है, गंगा, ठीक। यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, इस अंग का प्रयोग हुआ है, गंगा। ये पंचम वर्ण क्या है, अंग है, गंगा, ठीक। उसी तरह से इसका प्रयोग देखो चंचल, यहाँ पे इस य का प्रयोग हो रहा है, चंचल, आया समझ में, इस य का प्रयोग चंचल। उसी तरह से दंड, दंड, इस न का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, दंड, अंड, न, अणा, ठीक है, आधा न, इस अणा का प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हर वर्ग का पंचम वर्ण जो है वो क्या कहलाएगा, अनुस्वार कहलाएगा, ठीक है। कंपन, आदि, कंगन, नंद, दंड, ठीक है, इस तरह के जो शब्द आएंगे
ये सब क्या कहला अनुस्वार युक्त होंगे और अनुस्वार जो है वो हर वर्ग का पंचम वर्ण जो होता है वो अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। ऐसा समझ में। पहला क्या था, हम पढ़े अनुनासिकता के बारे में। अनुनासिकता क्या है, चंद्र बिंदु को अनुनासिकता कहते हैं क्योंकि इसके उच्चारण में जो हवा जो है वो मुख से और नाक से दोनों से निकलती है, तो इसलिए इसको चंद्र बिंदु कहा जाता है। चंद्र बिंदु का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है कि जब सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो तो पूरा चंद्र बिंदु लिखा जाता है, और सिरोरेखा के ऊपर अगर मात्रा है हो तो चंद्र बिंदु जो है वो बिंदु का रूप ले लेती है। इसके बहुत सारे उदाहरण हम आपको समझाएं। और ये रहा अनुस्वार। अनुस्वार को हम कहेंगे हर वर्ग का पंचम वर्ण जो है वो अनुस्वार के रूप में लिखा जाता है। हमने आपको लिख के दिखाया गंगा, चंचल, दंड, ठीक है। ये जो पंचम वर्ण है वो अनुस्वार के रूप में लिखा जाएगा। कंपन, प फ ब भ म, ठीक है। प वर्ग में क्या देखो यहाँ पे और एक वर्ग लिख देते हैं, ये प वर्ग लिख दिए। प वर्ग में पंचम वर्ण क्या है, प फ ब भ म, ठीक। 1 2 3 4 5 ये पंचम वर्ण क्या हुआ, इससे हम शब्द बनाएंगे कंपन, ठीक। इस कंपन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये जो पंचम वर्ण है ये हमेशा अनुस्वार के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उसको हमेशा याद रखेंगे, ठीक। अब आते हैं रूप विचार। तो अनुनासिकता और अनुस्वार, इसमें से प्रश्न आपको एग्जाम में आएंगे, इसको याद रखना। अनुस्वार को कई लोग चंद्र बिंदु की जगह लगाते हैं जो कि गलत है। अब आएंगे रूप विचार। रूप विचार, ठीक है। शब्दों के रूप परिवर्तन। रूप विचार का अर्थ होता है शब्दों का रूप परिवर्तन। तू कल वहां बड़ा कमरा अवश्य ले, यहाँ देखो, तू कल वहां बड़ा कमरा अवश्य ले। तू कल वहां बड़ा कमरा अवश्य ले। दूसरा वाक्य देखो, तुझे कल वहां बड़े कमरे अवश्य लेने पड़ेंगे। अवश्य लेने पड़ेंगे, ठीक। देखो, तू कल वहां बड़ा कमरा अवश्य ले, दूसरा वाक्य है तुझे कल वहां बड़े कमरे अवश्य लेने पड़ेंगे। दोनों में कुछ चेंज हुआ। यहाँ दो वाक्य दिए हैं, पहले वाक्य में कितने हैं, 7 पद है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, और दूसरे में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, ठीक है। दूसरे वाक्य में उनसे 4 पद मूल रूप में नहीं रहे। जो दूसरा पद हम लिखे, इसमें से जो 4 पद है वो अपने मूल रूप में नहीं रहे। क्या कह नहीं रहा, देखो, एक तू, ये क्या बन गया, तुझे। बड़ा क्या बन गया, बड़े। कमरा क्या बन गया, कमरे। और ले क्या पड़ गया, लेने। आया समझ में। ये जो है 4 पद जो हैं ये अपने मूल रूप में नहीं रहे, उनमें परिवर्तन या विकार हो गया। इसमें परिवर्तन हुआ है। देखो, तू बन गया तुझे, बड़ा बन गया बड़े, कमरा बन गया कमरे, और ले बन गया लेने। जबकि 3 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसमें देखो 1 2 और 3, ये तीनों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए ये क्या है, ये इसका रूप परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए ये क्या हुआ, अविकारी। और ये रूप बदल गया, इसलिए क्या हुआ, ये विकारी, ठीक। इसको क्या कहेंगे, मूल रूप या अविकारी। ये जो है मूल रूप या अविकारी, कौन कौन सा, कल, वहां और अवश्य। ये मूल रूप में ही रहे। क्या कहते हैं मूल रूप में, कल,
वहां और अवश्य। ठीक है, ये जो है ये मूल रूप पे रहे, इसमें कोई विकार नहीं हुआ, इसलिए क्या है ये अविकारी। अविकारी का दूसरा नाम हम अव्यय भी कहेंगे। और ये जो अपने रूप को बदल दिए, 1 2 3 4, ये 4 जो पद अपने मूल रूप को बदल दिए, ये क्या कहलाएंगे? विकारी। ठीक है, तो विकारी और अविकारी समझ गए। तो देखो, विकारी अर्थात रूप या परिवर्तित रूप। विकारी रूप या परिवर्तित रूप। विकार मतलब इसमें कुछ विकार आता है, जैसे तू तुझे बन गया, बड़ा बड़े बन गया, ले लेने बन गया, कमरा कमरे बन गया, ये विकारी है। ठीक है, और ये जो है ये अविकारी। तो विकारी और अविकारी किसे कहेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे। शब्दों का रूप परिवर्तन जो है लिंग, वचन, पुरुष, काल और कारक के कारण होता है। शब्दों का रूप परिवर्तन किसके कारण होता है? शब्दों का रूप परिवर्तन शब्दों का रूप परिवर्तन किसके किसके कारण होता है? शब्दों का रूप परिवर्तन लिंग, काल, कारक, पुरुष आदि के कारण होता है। ठीक है, लिंग, काल, कारक, पुरुष और वचन, इन सब के कारण शब्दों का रूप परिवर्तन होता है। इसलिए इसको क्या कहेंगे? विकारी शब्द। इसको क्या कहेंगे? विकारी। ठीक है, लिंग, काल, कारक, पुरुष, वचन, ये सब क्या कहलाएंगे? विकारी शब्द कहलाएंगे। ठीक है, देखो लिंग के कारण कैसे परिवर्तन होते हैं शब्द। देखो, शब्दों का रूप परिवर्तन पहला है लिंग के कारण। ठीक है, लिंग के कारण क्या होगा? लड़का का क्या होगा? लिंग के कारण हम लड़का लिखे, इसका लिंग बदलने से क्या हो जा रहा है? लड़की हो रहा है। मोटा का क्या हो रहा है? मोटी हो रहा है। अच्छा का क्या हो रहा है? अच्छी। ये सब जो है इसमें विकार किसके कारण आया? लिंग के कारण। लड़का लड़की बन गया, मोटा मोटी हुआ, अच्छा अच्छी हुआ। तो इसमें परिवर्तन जो हुआ, इस शब्दों में परिवर्तन किसके कारण हुआ? लिंग के कारण हुआ। मेरा मेरी बन जाएगा, पढ़ता पढ़ती बन जाएगा। ठीक है, चेंज हो सकता है। वचन के कारण देखो, दूसरा है वचन के कारण। वचन के कारण यहाँ पे देखो, वचन के कारण लड़का क्या हो जा रहा है? लड़के हो रहा है। ठीक, कपड़ा कपड़े हो रहा है। ठीक, मेरा मेरे हो रहा है। अच्छा अच्छे हो रहा है। ठीक, ये इसमें जो परिवर्तन आ रहा है, इसमें किसके कारण आ रहा है? वचन के कारण आ रहा है। लड़का मतलब एक, लड़के मतलब बहुत। तो देखो, वचन के कारण भी शब्द का रूप परिवर्तित होता है। ये रहा लिंग के कारण और दूसरा रहा वचन के कारण। अब तीसरा है पुरुष के कारण। पुरुष के कारण देखो, 3 नंबर, पुरुष के कारण।
ठीक। पुरुष के कारण क्या है? मैं, हम हो रहा है, मैं, हम, तू, तुम, तू, तुम, या फिर आप, वह, वे हो रहा है, यह, ये हो रहा है। किसके कारण हुआ ये? पुरुष के कारण। पुरुष, पुरुष का समझ रहे हो तो किस पुरुष जो है वो किसमें आता है? सर्वनाम। ठीक है, तो सर्वनाम के कारण ही ये जो शब्द का जो रूप है वो परिवर्तित होता है। कारक के कारण देखते हैं। कारक के कारण, कारक के कारण देखो, यहाँ पे है कमरा, कारक लगने से कमरे में, कमरे में, छोटा लड़का, छोटे लड़के को, वह, वह, उसे, या फिर उसने भी हो जाता है, वे, ये किसके कारण? कारक के कारण। वे, उन्होंने, ठीक, उन्हें, ये कारक के कारण। अब आते हैं काल के कारण। तो शब्दों का जो रूप परिवर्तन होता है किसके किसके कारण होता है? लिंग और वचन, पुरुष, काल और कारक आदि के कारण होता है। अब आते हैं लास्ट काल के कारण, कैसे रूप परिवर्तित होते हैं। काल के कारण, काल के कारण देखो, जाता है, जाता है, इसका काल परिवर्तित हो गया तो क्या? गया, या फिर जाएगा। उसी तरह से पढ़ता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ा, या फिर पढ़ूंगा। ठीक। परिवर्तन या विकार 4 प्रकार के शब्दों में होता है, इसलिए विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ये क्या हुआ? जो परिवर्तित होता है वो क्या हुआ? 4 प्रकार से होता है। सॉरी, ये जो परिवर्तन होता है लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के कारण जो परिवर्तन होता है किस तरह से होता है? 4 प्रकार के शब्दों में होता है। किस किस प्रकार के शब्दों में होता है? 4 प्रकार के। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? विकारी शब्द। ठीक है, तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन शब्दों के रूप हमेशा बदलते हैं। जो परिवर्तन या विकार होता है वो 4 प्रकार के शब्दों में होता है। परिवर्तन या विकार 4 प्रकार के शब्दों में होता है। क्या क्या वो? एक तो संज्ञा, संज्ञा शब्दों का रूप परिवर्तन होता है। दूसरा सर्वनाम। तीसरा क्या है? विशेषण। विशेषण हम देखें ना, अच्छा, अच्छी, मोटा, मोटी, विशेषण। ठीक। और तीसरा क्या है? चौथा क्या है? क्रिया। जाता है, जाते हैं। ठीक। तो इन 4 प्रकार के शब्दों में रूप परिवर्तन होता है। ठीक है, तो शब्दों का रूप परिवर्तन हम पढ़े थे। परिवर्तन या विकार शब्दों में 4 कारणों से होता है। किसके कारण? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, क्रिया। इन सबके कारण शब्दों का जो रूप है वो परिवर्तित होता है।
अविकारी शब्दों का कोई रूप परिवर्तित नहीं होता है, इसलिए कोई रूप या विकार उसमें परिवर्तित नहीं होता है अविकारी शब्दों को, इसलिए इसको अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, ये शब्द जो है वो हमेशा अपने मूल रूप में रहते हैं। तो परिवर्तन या विकार 4 प्रकार के शब्दों में होता है। परिवर्तन या विकार 4 प्रकार के शब्दों में होता है। और शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। संज्ञा देखो लड़का लड़के हो जाता है, सर्वनाम मैं हम हो जाता है, मैं मुझे हो जाता है, विशेषण अच्छा अच्छी हो जाता है, क्रिया जाता है जाते हैं हो जाता है। ठीक है, तो इसके कारण जो है इसका रूप परिवर्तित होता है। अविकारी शब्दों में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उसको अविकारी शब्द कहते हैं। वो अपने मूल रूप में रहते हैं, इसलिए उसको अव्यय भी कहा जाता है। आज हम पढ़ेंगे शब्द। इसका एक लो शब्द पद। शब्द जिसको हम पद भी कहते हैं। ठीक, ये हुआ विकारी और ये हुआ अविकारी। अविकारी या फिर इसको क्या कहते हैं? और अव्यय। अव्यय विकारी क्या क्या है? अभी हम बताए थे आपको विकारी क्या क्या है। एक है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। ठीक, उसी तरह से अविकारी के भी 4 रूप हैं। अविकारी शब्दों को भी 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अविकारी शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, दूसरा समुच्चय बोधक, तीसरा संबंध बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ठीक, बूढ़ा हाथी आंख ही धीरे धीरे जा रहा था। देखो एक वाक्य यहाँ पे, बूढ़ा हाथी आंख ही धीरे धीरे जा रहा था। धीरे धीरे जा रहा था। ऊपर के वाक्य में प्रयुक्त पद निम्नलिखित प्रकार के, इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया अव्यय क्या क्या है देखो। पहला है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया। चौथा क्रिया। और इसमें है अविकारी, इसमें अविकारी शब्द भी है। ठीक है, जिसको हम अव्यय कहेंगे। क्या क्या है देखो, बूढ़ा हाथी। ठीक,
इसमें संज्ञा क्या है? हाथी। संज्ञा क्या है? हाथी। सर्वनाम क्या है? आंधी। विशेषण क्या है? बूढ़ा। विशेषण क्या है? बूढ़ा। बूढ़ा। और क्रिया क्या है? जा रहा था। ठीक। संज्ञा हाथी, सर्वनाम आंधी, विशेषण बूढ़ा और क्रिया है जा रहा था। इसमें अव्यय क्या है? अव्यय है धीरे धीरे। आया समझ में? ये देखो एक ही पद है, बूढ़ा हाथी आप ही धीरे धीरे जा रहा था। इसमें संज्ञा क्या हुआ? हाथी। सर्वनाम क्या हुआ? आप ही। विशेषण क्या हुआ? बूढ़ा। और क्रिया क्या हुआ? जा रहा था। और अविकारी शब्द जो था उसमें क्या था? इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा ये शब्द में। इसको क्या कहेंगे? अविकारी। ये धीरे धीरे। ठीक है। तो आज हम पढ़े अनुनासिकता, अनुस्वार और रूप विकार या रूप परिवर्तन। एक बार फिर से याद कर लेते हैं पाठ को। पहला क्या पढ़े हम? अनुनासिकता पढ़े। अनुनासिकता का प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। चंद्र बिंदु का प्रयोग बिंदु के रूप में कब किया जाता है? जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो। और अनुस्वार क्या है? अनुस्वार प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण अनुस्वार है। ठीक है। जैसे कि गंगा, चंचल, दंड, कंपन, ये सब शब्द लास्ट पंचम वर्ण मतलब क वर्ग का लास्ट अक्षर प वर्ण का, इस तरह से लास्ट जो वर्ण है वो सब क्या कहलाएंगे? अनुस्वार में जाएंगे। ये जोड़ के लिखे जाते हैं। और उसके बाद हम पढ़े विकारी शब्दों का रूप परिवर्तन। ठीक है। तो किस किस के कारण परिवर्तन होता है? किसके कारण होता है? लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक आदि के कारण शब्दों का रूप परिवर्तन हो जाता है। और ये परिवर्तन होने का 4 प्रकार है। क्या क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इनके कारण शब्द जो है वो रूप बदलते हैं। ठीक। और अविकारी है। अविकारी शब्द उसको कहेंगे जो अपना रूप नहीं बदलते, वो जैसे के तैसे रहते हैं, इसलिए उसको अविकारी या अव्यय कहते हैं। और ये भी 4 प्रकार के होते हैं, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण, समुच्चयबोधक, संबंधबोधक और विस्मयादिबोधक। तो आज के लिए हमारा पाठ इतना ही। इसमें से कुछ प्रश्न हम आपको देंगे, लिख कर भेजेंगे।